पूरी दुनिया में रहने वाले ग्वार समाज को मेरा कमल धर्मसूत का जय सेवालाल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस शख्सियत के बारे में बात साझा करने जा रहा हूँ वो हैं हमारे समाज के एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक श्री रंजीत नायक जी। श्री रंजीत नायक जी जो कि जाने माने आर्किटेक्ट थे और जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने ग्वार समाज में ऐसा काम करके दिखाया कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे समाज के इने गिने कुछ समाज सेवकों में से उनका नाम लिया जा सकता है जिन्होंने बिना किसी भी ओहदे के लालच या राजनीतिक इच्छा के समाज सुधार का काम किया। हमारे रंजीत नायक जी जो कि श्री पी चांपला नायक जी के घर में 22 अक्टूबर 1933 को नगीना यानी चेरुवु टांडा और मंडल सोमाना देपल्ली ज़िला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्होंने जो एसएससी की स्टडी थी गवर्नमेंट हाई स्कूल पेनुकोंडा ज़िला अनंतपुर आंध्र प्रदेश से की थी और फिर वे श्री ठक्कर बापा लंबाड़ी सुगाली फ्री हॉस्टल जो कि श्री भगत चांपला नायक जी द्वारा स्थापित किया गया था उसमें एक बोर्डर के रूप में रहकर 1952 तक शिक्षा प्राप्त की और श्री रंजीत नायक जी ने जो अपनी इंटरमीडिएट थी वो साइंस में आंध्रा क्रिश्चियन कॉलेज गुंटूर से प्राप्त की और फिर वे मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आकर के उन्होंने बैचलर इन आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। 1964 का टाइम था जब उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की। श्री रंजीत नायक जी की शादी 1962 में हो गई थी श्रीमती चंद्रकला नायक जी से। श्रीमती चंद्रकला जी नायक एक टीचर होने के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करती थीं और उन्हें बंजारा समाज की पहली ग्रेजुएट लेडी के तौर पे भी जाना जाता है महाराष्ट्र में। चंद्रकला नायक जी ने रंजीत नायक जी के जो समाज सुधार के समाज सेवा के काम थे उनमें पूरा साथ दिया, उनको पूरा सहयोग दिया। श्री रंजीत नायक जी उन्होंने जो आर्किटेक्ट और सोशल वर्कर के काम के साथ साथ उन्होंने एक सपना लिया था कि संत श्री सेवालाल महाराज जी का मंदिर उसका निर्माण करना है। तो उन्होंने यह मंदिर सेवागढ़ में स्थापित किया था और उन्होंने अपनी जो इच्छा थी वो पूरी कर ली और उसके बाद रंजीत नायक जी की जो मृत्यु है ब्रेन हेमरेज से 30 जुलाई 2004 को हो गई और उससे पहले उन्होंने जो समाज सुधार के लिए काम किया उसका आज हम अपनी इस वीडियो में लेखा जोखा करने जा रहे हैं। श्री रंजीत नायक जी 1957 में श्री वीपी नायक जी जो कि उस समय महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर और रेवेन्यू मिनिस्टर थे और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने महाराष्ट्र के, उनके संपर्क में 1957 में आते हैं
और तभी से वो जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ है उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की, उसमें शामिल हो जाते हैं। फोर्थ ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ कॉन्फ्रेंस, जो कि गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट में हुई थी 1966 में, उस समय उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी और हाई पावर कमेटी का मेंबर बनाया गया था। श्री रंजीत नायक जी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के साथ जुड़े तो उन्होंने 1966 में जो गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में है, जहाँ के बाबा लखी शाह बंजारा जी ने सिख धर्म के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का संस्कार अपने घर को जलाकर किया था, वहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज है, तो वहाँ उन्होंने ऑल इंडिया बंजारा सेवक शिविर का आयोजन किया 1966 में। और इसमें श्री वीपी नायक जी और राम सिंह भानावत जी, श्री वसराम जी पाटिल के साथ साथ श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी, और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अशोक मेहता जी, और उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे श्री वाई चौहान, वो भी इसमें शामिल हुए थे। श्री के ब्रह्मानंद रेड्डी, जो कि आंध्रा के उस वक्त सीएम थे, वो भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बंजारा जो वर्कर्स का ट्रेनिंग कैंप था उसमें शामिल हुए थे। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। 1966 में उन्होंने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज में बंजारों का ऑल इंडिया लेवल का बंजारा जो समाज सेवक थे उनका एक कैंप आयोजित किया था, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं। रंजीत नायक जी ऑल इंडिया बंजारा स्टडी टीम के कन्वीनर के तौर पे उसके साथ जुड़े थे और उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट थी 1969 में सबमिट की थी पार्लियामेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी चेयर्ड बाय श्री अनिल कुमार चंदा ऑन SC एंड ST अमेंडमेंट बिल नंबर 119 ऑफ 1966। तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित भी किया और यही जो रिपोर्ट थी बाद में जितने भी कोई बंजारा समाज के रेफरेंस के लिए मेमोरेंडम सरकार को दिए गए या कहीं भी कोई बात की जाती थी, ये जो स्टडी रिपोर्ट थी वो उसका आधार बनती थी। तो 1985 में श्री रंजीत नायक जी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। कहाँ पे चुने जाते हैं? वो 6th ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की कॉन्फ्रेंस होती है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ पे चुने जाते हैं। तो उसके बाद 10 मई 1998 1998 तब उन्हें ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और इस मीटिंग में श्री सुधाकर राव जी नायक, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और हिमाचल के गवर्नर भी रह चुके थे, वो इस मीटिंग के कन्वीनर थे, जिसमें यह फैसला हुआ कि रंजीत नायक को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की अध्यक्षता सौंप दी जाए। तब से 1998 से उन्होंने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को चलाना शुरू किया और इतने अच्छे ढंग से ये काम अंजाम दिया कि उसकी जो चर्चा है, अब भी जब कोई आदमी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का इतिहास परखता है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि जो काम रंजीत नायक जी अपने समय में कर गए वैसा काम किसी ने अब तक नहीं किया। उन्होंने संत श्री सेवादास महाराज मेमोरियल ट्रस्ट सेवागढ़, जो कि 2001 में
बनाया गया था, उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। वो 2001 से लेकर अपनी डेथ तक इसके प्रधान रहे। इसी तरह वो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के भी 1998 से लेकर अपनी डेथ तक प्रेसिडेंट के ओहदे पे रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली जो 31 जनवरी 2004 हुई थी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के दिग्रस शहर में, और जहां 6 से 7 लाख अपने ग्वार भाई शामिल हुए थे, और इसमें मुख्य मेहमान के तौर पर कांग्रेस की जो अध्यक्षा थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो भी शामिल हुए थे। और ये जो रैली उन्होंने की थी, ये उन्होंने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के गोल्डन जुबली समागम के तौर पर की थी। श्री रंजीत नायक जी ने जो और बड़ा काम किया, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने सेवागढ़ में बाबा सेवालाल जी के नाम से ट्रस्ट बनाया, और वहाँ भी उन्होंने 15 फरवरी 2004 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, 265th बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ बाबा सेवालाल जी। और इस प्रोग्राम में भी लाखों की संख्या में ग्वार भाई शामिल हुए थे। रंजीत नायक जी ने जो और एक बड़े काम किए, एक आर्किटेक्ट के नाते वो मुंबई में स्लम इम्प्रूवमेंट, उसके लिए कई प्रोजेक्ट उन्होंने किए, और जो लोग जिन्होंने उस वक्त घर जिनको नसीब हुए, जिनको छत नसीब हुई, वो अब तक उनको याद करते हैं। श्री रंजीत नायक जी का जो एक सबसे मैं समझता हूँ अलग काम करके दिखाया उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप के दौरान, वो था रोमा जिप्सी जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, उनके साथ भारत के बंजारों का संबंध स्थापित किया, उनका आपस में लिंक स्थापित किया। तो ऐसा समझा जाता है कि ये जो रोमा जिप्सी हैं, इनका जो संबंध है हमारे जो बंजारा समाज है इंडिया का, उसके साथ उसका संबंध बनता है। और रंजीत नायक जी ने वो जो संबंध था उसको प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाया। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1976 में, मार्च 1976 में पहला जो इंटरनेशनल रोमा जिप्सी फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ में, तो उसमें ज्ञानी जैल सिंह जी चीफ गेस्ट थे। और फिर 1977 में श्री रंजीत नायक जी ने एक डेलीगेशन जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की ओर से जनेवा में गया था, तो उसका नेतृत्व किया था। और उस जो वर्ल्ड रोमा जिप्सी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे जनेवा में, वहाँ वे शामिल हुए थे। तो उन्हें प्रेसिडियम मेंबर भी बनाया गया, जो वर्ल्ड रोमानो एकीपे, वर्ल्ड रोमा जिप्सी यूनियन, जो कि 1977 से 1980 तक वो रहे उसके प्रेसिडियम मेंबर। तो उन्होंने जो सेकंड इंटरनेशनल रोमा जिप्सी फेस्टिवल अक्टूबर 1983 में चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और श्री राजीव गांधी जी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए थे। तो रंजीत नायक जी ने काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं रोमा बंजारा जो संबंध है उसके बारे में, और वो जो आर्टिकल उन्होंने लिखे हैं इधर इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी पब्लिश्ड होते रहे हैं। तो रंजीत नायक जी ने बहुत सम्मान प्राप्त किए थे, जिनमें एक है अकोमोडेशन टाइम्स का जो फोर्टनाइटली एक पेपर है, उन्हें जो उनका काम स्लम डेवलपमेंट्स का था उसको देखते हुए उन्हें सम्मानित किया था। रंजीत नायक जी ने अपना जो उनका प्रोफेशन था उसमें भी ऊंचाइयों को टच किया,
और समाज सेवा का जो काम किया ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में, उसमें भी उन्होंने पूरी जो ऊंचाइयाँ जहाँ तक जाया जा सकता है उन्होंने वहाँ तक पहुँच के दिखाया था। और रंजीत नायक जी को बंजारा साहित्य रत्न जो अवार्ड मिला बंजारा लैंग्वेज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद नागपुर की तरफ से, जो 17 अगस्त 2003 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और एक अवार्ड बंजारा रत्न पुरस्कार जो बंजारा क्रांति दल ने 5 जनवरी 2004 को आज़ाद मैदान मुंबई में उन्हें दिया था। आज एक और चीज़ मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। रंजीत नायक जी का एक भाषण उन्होंने अपनी मौत से कुछ 6-7 महीने पहले, तारीख भी है 10/5/2003। तो वो जो भाषण क्या है उसमें, वहाँ पर उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे पूरे इंडिया से, जिन्हें वो समझते थे कि बहुत ख़ास कार्यकर्ता हैं हर एक स्टेट में, और उनको बुला करके उन्होंने एक वर्कशॉप रखी और अपने दिल की बातें की, भाई कैसे कैसे मैंने फील किया है। क्योंकि 1998 से लेकर के उन्होंने ये 2003 जो 5 साल जो उन्होंने अध्यक्षता की थी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की, उसके बारे में उन्होंने वो जो एक भाषण दिया था वहाँ पे, वो मुझे राइट अप के तौर पे मिला है और वो मैं समझता हूँ कि आपसे साझा करना चाहिए। क्योंकि ये जो उन्होंने समाज सेवा का काम किया है उसमें उन्हें क्या क्या दिक्कतें आईं, वो क्या सोचते थे समाज के बारे में, समाज को कहाँ ले जाना है, और वो क्या नहीं कर पाए, ये सब बातें उस जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था और बाद में उन्होंने उसको भाषण के रूप में जो कार्यकर्ता एकत्र हुए वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने उसको भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। मैं वो भाषण आपसे साझा करने जा रहा हूँ रंजीत नायक जी की तरफ से। जैसे वो उन्होंने लिखा है कि जब से मैंने अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री सुधाकर राव नायक, भूतपूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, जो संयोगवश स्वर्गीय श्री वीपी नायक के भतीजे भी हैं, से 10 मई 1998 को अध्यक्ष पद संभाला था, आज 5 साल बीत चुके हैं। अपने कार्यकाल के इन 5 वर्षों के दौरान मैं निम्नलिखित प्रमुख और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रारंभ कर सका। संगठन में नीतिगत निर्णय और विकास हुए हैं जो मेरी क्षमताओं के अनुसार हैं। ये हमारे 2 बुजुर्ग नेताओं स्वर्गीय श्री राम सिंह जी भानावत और स्वर्गीय श्री सुधाकर राव जी नायक के आशीर्वाद से संभव हो सका है, जो उस समय सक्रिय रूप से शामिल थे और उन्होंने मुझे अपनी मदद और आशीर्वाद दिया। अध्यक्ष बनने से पहले मैं 1957 से मुंबई में आर्किटेक्चर के छात्र के रूप में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल रहा हूं और इसलिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के साथ इन सभी जो 46 वर्षों में मुझे स्वर्गीय श्री बलिराम जी पाटिल, स्वर्गीय श्री वीपी नायक, स्वर्गीय श्री बाबा साहेब नायक, स्वर्गीय श्री बाबू सिंह जी राठौड़, स्वर्गीय श्री राम सिंह जी भानावत, स्वर्गीय श्री सखाराम जी धावजी मूड़े के मार्गदर्शन और नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला। स्वर्गीय सरदार हीरा सिंह जी सदा पवार, खानदेश के स्वर्गीय श्री ताराचंद नायक, स्वर्गीय श्री सोनबा चंदू नायक, स्वर्गीय श्री वसराम जसराम पाटिल पाढुलना, दहलीकर और यावलीकर परिवारों के साथ स्वर्गीय श्री उत्तम राव राठौड़, स्वर्गीय श्री सुधाकर राव नायक, चंदू सिंह नायक, विनोबा भावे के सचिव और एक महान भूदान नेता, और कर्नाटक राज्य से स्वर्गीय श्री LR नायक IAS, स्वर्गीय श्री BG नायक लमानी, स्वर्गीय श्री कृष्ण नायक IAS, स्वर्गीय श्री
एस के सकरे नायक IAS, स्वर्गीय श्री हे गप्पा राठौड़, स्वर्गीय श्री तेज सिंह राठौड़ जो 12 साल MLC रहे, गुलबर्गा के श्री गोपाल देव यादव, स्वर्गीय श्री KT राठौड़ तत्कालीन मंत्री और KPCC के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश से स्वर्गीय श्री N जीवला नायक, श्री R लालू नायक, श्री जोगा नायक, श्री दीपलाल चौहान, खम्माम के श्री लाल सिंह, श्री वाग्या नायक चौहान, श्री वर्ते गोपाल राव नायक, श्री BK सत्यम, मेरे पिताजी भगत चंपला नायक, तत्कालीन मद्रास प्रांत की विद्यादाता और कामरेड सुगाली घाने नायक, मेरे मामा, उत्तर भारत से स्वर्गीय श्री डालू राम नायक, स्वर्गीय श्री मंगतू राम नायक और दिल्ली के स्वर्गीय श्री चंदगी राम सबाना, यूपी के स्वर्गीय श्री मेघ सिंह सबाना, स्वर्गीय श्री मोती सिंह जुवान सिंह नायक और गुजरात के स्वर्गीय श्री वोटाजी बंजारा और पंजाब के श्री मक्खन सिंह राठौड़ जो उड़ना सिख मिल्खा सिंह के बड़े भाई हैं। इन सभी ने 3 पीढ़ी के नेताओं ने पिछले 5 दशकों से मुझे अपने सभी सामाजिक कार्यकलापों में आशीर्वाद दिया और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और सभी सामाजिक गतिविधियों में उनका आशीर्वाद लिया। इसलिए ये उत्कृष्ट सहयोग था कि उन सभी ने मेरी मदद करने के लिए मेरा हाथ थामा। कई बंजारा नेताओं और पूरे भारत के 5 दशकों से 3 पीढ़ियों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया। इसलिए मैं जो कई प्रमुख काम थे वो शुरू कर सका। रणजीत नायक जी ने अपनी ज़िंदगी में 2 और काम किए। मतलब एक बार तो उन्होंने ये मैगज़ीन निकाला, उसका नाम रोमा बंजारा था, और दूसरा बाद में उन्होंने भारत बंजारा के नाम से वो मैगज़ीन निकाला। शुरू में उन्होंने तमिल में भी ये मैगज़ीन निकाला था। तो वो मतलब पब्लिकेशन जो एक मैगज़ीन की ज़रूरत रहती है समाज को, उसको उन्होंने पूरा किया। और फिर उन्होंने जो संविधान अपने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का संविधान था, उसको नए ढंग से, नए तरीके से कि वो सभी ज़रूरतें पूरी कर सकें, उसको उन्होंने लिखा। तो फिर वो कहते हैं कि इन 5 वर्षों के कार्यकाल में उपरोक्त सभी गतिविधियां करने के लिए मैंने लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। यह यात्रा एयरवेज द्वारा, रेलवे द्वारा और रोडवेज द्वारा अपने स्वयं के खर्चों पर की है। साथ ही साथ मैंने अपने आउट स्टेशन प्रवास के दौरान अपने बोर्डिंग और ठहरने का खर्च वहन किया और बिना ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ या किसी अन्य पर बोझ डाले। तो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ द्वारा किए गए उपरोक्त तथ्यात्मक और स्वैच्छिक कार्यों को प्रस्तुत करने के बाद मैं अपने मन की उन बातों को आपके समक्ष खुलकर रखने जा रहा हूं। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बंजारा भाइयों और बहनों, अब मैं आपके सामने अपनी खुली किताब रखना चाहता हूं, जो कि मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट है। मेरा ये कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया है वह गौर समुदाय की सेवा करने के लिए और उसके लाभ अपने लोगों तक पहुंचाने के इरादे से किया है। जो भी संभव था मेरी क्षमता के भीतर मैंने उसका उपयोग किया। ऐसा करने के लिए मुझे लगा कि AIBSS को पुनर्जीवित करना है, कायाकल्प करना है, इसे सक्रिय करना है और इसे लोगों का एक संगठन बनाना है जो देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र के बंजारों की एक मजबूत, लोकप्रिय, प्रभावी आवाज़ बने। ये मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है कि मुझे प्रत्याशित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हमारे नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सभी स्तरों पर और सभी आयु समूहों से बहुत कम को छोड़कर उम्मीद के 25% तक भी नहीं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि देश के 6 करोड़ बंजारों में से लोगों एवं नेताओं की बहुत कम संख्या से ही मुझे सहयोग मिल पाया है। राजनीतिक नेताओं और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कई शायद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं
अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष या अपने कैरियर के निर्माण में व्यस्त हो सकते हैं, इसलिए अपने समाज की सेवा के लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल पाते। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि क्या ये 70 साल का आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है या समय की रफ्तार से तेज भाग रहा है। यहाँ मेरे बंजारा भाई बहन उसकी गति को पकड़ने में असमर्थ है। क्या संगठन को संभालने में मेरे तरीकों, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में कोई दोष है? कभी कभी मैं इस बिंदु पर भी गंभीरता से विचार करता हूं कि क्या हमारे भारत के बंजारा लोगों को वास्तव में मेरी सेवाओं की जरूरत है भी या नहीं। क्या बंजारे इतने उदासीन हैं, समुदाय के दुखों का जवाब देने के लिए संवेदनाओं को खो चुके हैं? जरा एक बिंदु पर विचार कीजिए। जब मैं परिपत्र, अन्य प्रकाशन, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के आधिकारिक समाचार पत्र, भारत बंजारा पाक्षिक और इस तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री लगभग 150 महत्वपूर्ण नेताओं, राजनेताओं, सभी आयु वर्गों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पूरे भारत में भेजता हूं, तो मुझे 5 से 10 लोगों से अधिक का जवाब नहीं मिलता है। इससे मुझे क्या हासिल करना है और क्या निष्कर्ष निकालना है, मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि पिछले 5 वर्षों से डाक खर्च का मुझ पर बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह डाक बहुत ज़्यादा, इतनी बार और इतनी भारी सामग्री होती है। कई बार मैं कोरियर सेवाओं और फैक्स संदेशों द्वारा अधिक पैसा खर्च करके भेजता हूँ, यह सोचकर कि दस्तावेज एवं कागजात हमारे लोगों तक जल्दी से पहुँचना चाहिए। हमारे लोगों के इन सभी उदासीन रवैयों को देखकर AIBSS के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के अनुभवों के बाद मुझे आखिर में निराशा हाथ लगी है। आखिर मैं भी नश्वर इंसान हूँ, ना कि सुपरमैन। मुझे अपने दिमाग में चल रहे एक तरफा ट्रैफिक को कितनी दूर तक ले जाना है। यह मेरी प्रबल शिकायत है कि राज्य शाखाओं में कोई भी अपेक्षित काम नहीं कर रहा। जिला, तालुका या मंडल और ग्राम या टांडा इकाइयों के गठन का प्रयास करने के लिए राज्य शाखाओं में से कोई भी अपेक्षित 10% की सीमा तक भी नहीं। प्रारंभिक चरण में इन शाखाओं ने पहले 1 वर्ष के लिए बहुत उत्साह और अच्छी भावना दिखाई थी। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के परिपत्रों और निर्देशों का पालन नहीं किया है, ना ही सदस्यता शुल्क के लिए कई स्पष्ट प्रशासनिक संगठनात्मक परिपत्रों और अपील के बावजूद। यह सदस्यता राशि इसलिए एकत्र की गई है जो शाखाओं के प्रत्येक स्तर अर्थात राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तालुका, मंडल और ग्राम टांडा के लिए वित्त जुटाने में मदद कर सकती है, क्योंकि उनके पास प्रत्येक स्तर शाखाओं के स्तर पर किए गए संग्रह में हिस्सेदारी है, जो स्पष्ट रूप से सदस्यता ड्राइव और संगठनात्मक सेटअप के परिपत्र में उल्लिखित है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपनी मेहनत की कमाई समाज के कामों पर इतनी ज़्यादा खर्च करे कि भिखारी बन जाए। जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि ईमानदारी से प्रयास करो और ठोस दृष्टिकोण अपनाओ। सदस्यता अभियान और अन्य फंड इकट्ठा करने के लिए लोगों को राजी करने की कला आनी चाहिए। काम करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ प्रबंधकीय कौशल, समय प्रबंधन, अनुशासन, धन प्रबंधन तकनीकों की भी आवश्यकता होती है। जनता से काम लेने और लोगों से निधि संग्रह के लिए एक कला विकसित करनी चाहिए। हमें अपने लोगों से संपर्क करने में हिचकिचाहट या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, हम समाज के हित के लिए दान मांग रहे हैं। फिर हमें हमारे लोगों से संपर्क करने में शर्म क्यों आती है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि समाज के या
AIBSS के कामों के लिए खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का समुचित हिसाब रखने में, लोगों के साथ हमारे व्यवहार में पारदर्शिता और विनम्रता रखने के लिए हमें अपने दिल की गहराई तक ईमानदार होना चाहिए। ये हमारी ताकत के बिंदु होने चाहिए। केवल तभी लोगों का हमारे कामों में सम्मान और विश्वास होगा। अंततः यही AIBSS के उद्देश्य की गरिमा और ईमानदारी को दर्शाता है। हमें धन एकत्र करने में उच्च जाति और संपन्न वर्गों के ऐसे धर्मार्थ संगठनों से सीखना चाहिए कि वह कैसे धन इकट्ठा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों या टांडों के अनपढ़, गरीब और कम संसाधन वाले बंजारों से यह आशा करना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम यह शहरीकृत बंजारों से तालुका कस्बों, ज़िला कस्बों, राज्यों की राजधानियों के कस्बों में संभव है, क्योंकि वे शिक्षित हैं, सामाजिक तौर पर जागरूक और संसाधन संपन्न हैं। कम से कम 3 बेहतर राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से ऐसी आशा रख सकते हैं। तो चलिए इन 3 राज्यों में अपनी सदस्यता अभियान और निधि संग्रह अभियान शुरू करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि इन 3 राज्यों की 80% आबादी भी गरीब है, लेकिन हम इन 3 राज्यों से 20% साधन संपन्न व्यक्तियों के सहयोग से पर्याप्त धन जुटा सकते हैं। क्या करना आवश्यक है? काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कड़ी मेहनत के साथ और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अपने समय में से 10% समय निकालकर अपनी आजीविका कमाते हुए और अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज का ये काम करना है। निश्चित रूप से समाज का ये काम हर एक का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि लोगों को उनकी मेहनत की कमाई का हिस्सा समाज के लिए भेंट करने के लिए हमारे लोगों से सम्मान प्राप्त हो। यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने अभी तक दान की आदत को विकसित नहीं किया है। जैसे कि भारत की संपन्न जातियां और वर्ग ऐसे दान के लिए अपनी आय और संसाधनों का कुछ प्रतिशत रखते हुए करते हैं। मैं आप सभी से सहमत हूं कि हम सभी में कमी है। हम में सामाजिक और जाति चेतना, त्याग का तत्व और निस्वार्थ सेवा का अभाव है। यही वह जगह है जहां हमारी रणनीति, कौशल और चतुरता का परीक्षण किया जाता है और नेतृत्व के गुणों की परीक्षा होती है। फिर हम किन सामाजिक नेताओं के रूप में घमंड कर रहे हैं, अगर हम अपने लोगों की सोच, मानसिकता और दृष्टिकोण में क्रांति नहीं ला सकते हैं। जब मैंने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, तो मुझे अपनी कला पर भरोसा और गर्व था। मुझे लगा कि मैं अपनी रणनीति और नेतृत्व की क्षमता से ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के प्रति लोगों की सोच और दृष्टिकोण को बदल सकता हूँ। मुझे इस बात का भी भरोसा था कि अपने चरम बलिदानों और बेदाग सेवाओं के द्वारा मैं अपने लोगों को बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मकसद के किसी भी इनाम या मान्यता की उम्मीद किए बिना अपने साथ चला सकता हूँ। इसके अलावा AIBSS के मेरे सभी कामों में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्रीकरण की नीतियों को अपनाकर मैंने सोचा था कि मैं कठोर लोगों को भी पिघला सकता हूँ। इसलिए इन 5 वर्षों में जितना मैं कर सकता था सब कुछ किया। अपने लोगों को बंजारा जाति के प्रति जागरूक करने के लिए, उनमें सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें उनकी मातृ समुदाय बंजारा या ग्वार के प्रति अपना ऋण वापस करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपितु यह सब मेरे लिए एक मिथक के रूप में ही रहा। अब मैं अपने खराब स्वास्थ्य की ऐसी उम्र और स्थिति में आ गया हूँ कि मेरी मानसिक सतर्कता और शारीरिक फिटनेस अब और किसी भी समय तक नहीं बढ़ सकती है।
इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं टूटा हुआ दिल, हताशा और शारीरिक रूप से विकलांग या अपंग हो जाऊं, हमारे नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रवैये और उदासीनता को देखकर, सभी नहीं लेकिन उनमें से अधिकांश, मैं कुछ चुनिंदा मजबूत 151 बंजारा नेताओं की बैठक बुला रहा हूं और सभी स्तरों, क्षेत्रों और आयु समूहों के सामाजिक कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ सामाजिक रूप से जागरूक हैं, प्रतिबद्ध हैं और 21वीं शताब्दी के लिए समुदाय को आगे ले जाने के लिए कुछ दृष्टि रखते हैं। मुंबई में 7 और 8 जून 2003 की इस कार्यशाला एवं बैठक में सभी समस्याओं, मुद्दों और हमारी कमजोरी पर 2 दिनों के लिए खुले दिमाग और खुले दिल और शांत स्वभाव के साथ सभी के विचार, सुझाव, रचनात्मक आलोचनाएं लेकर मंथन करें। उम्मीद है कि 6 करोड़ बंजारों के एक सही, कुशल, प्रभावी, लोकप्रिय और मजबूत अखंड संगठन के रूप में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को विकसित करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम, नीतियों, कार्यों की रूपरेखा और दृष्टिकोणों को रखा जाएगा और हम यह सुनिश्चित करें कि बनते लाभ हमारे लोगों तक पहुँचें। यह कार्य भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की आजकल की चूहे दौड़ में इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे पास ठोस समाधान प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मन और दिलों के साथ अपने निर्धारित सर्वोत्तम प्रयासों को रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बेशक कंप्यूटरीकरण के इस युग में हाईटेक, ग्लोबलाइजेशन और अति महत्वाकांक्षी और लालच के कारण हर कोई इन 2 चीज़ों के लिए दौड़ रहा है, क्विक एंड फास्ट मनी मेकिंग मेथड और एक छोटी अवधि में बाई हुक और क्रुक कैप्चर द पावर। इसलिए हर कोई इन 2 प्रलोभनों और अति महत्वाकांक्षाओं में अंधा है। एक और महत्वपूर्ण कारक ये है कि इस देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन के हर पहलू में जाति का सिंड्रोम बहुत गहरे रूप में काम कर रहा है। भौतिकवाद की इस चूहा दौड़ में हमने सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया है। मैं इस बात का प्रचार नहीं करता कि हम सन्यासी बने, लेकिन कम से कम हमें कुछ समझदार इंसान बनने के लिए अपने मातृ समुदाय और मातृभूमि के प्रति अपने ऋण का भुगतान करना चाहिए। कभी कभी मैं विचार करता हूँ और आश्चर्य करता हूँ कि भारत की उच्च जाति के लोगों के बीच एक गहरी जाति या समुदाय की चेतना कैसे प्रचलित है। ऐसी ऊंची जातियाँ जो चुपचाप काम कर रही हैं। यह ध्यान देने वाली बात है जो रंजीत नायक जी कितना देर पहले कह गए कि ऐसी ऊंची जातियां जो चुपचाप काम कर रही हैं, बिना आम लोगों की सूचना के, बिना किसी मामूली शोर के, अपने समुदायों के लाभ के लिए। उनमें से कुछ दलित समुदाय भी हैं, लेकिन वे इसे बड़े शोर से करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण हैं। आंध्र प्रदेश का कम्मा नायडू समुदाय, वे आंध्र प्रदेश के शक्तिशाली रेड्डी समुदाय जो कि ग्रामीण आंध्रा के सामंती जमींदारों के समुदाय से राजनीतिक शक्ति छीन चुके हैं, जो स्वतंत्रता से पहले और भारत की आज़ादी के बाद और अधिक मजबूती से आंध्र प्रदेश में सत्ता और भूमि का बड़ा हिस्सा हथिया चुके हैं। जबकि कम्मा समुदाय पहले केवल फिल्म उद्योग पर अपनी पकड़ बनाए हुए था और वे पहले भी बड़े फाइनेंसर हैं। जब कम्मा नायडू समुदाय ने फैसला किया और सत्ता छीनने का फैसला किया, हालांकि कम्मा समुदाय आंध्र प्रदेश की जनसंख्या का 0.25% है, तो उन्होंने एन.टी. रामाराव, जो कि तेलुगु फिल्मों के मैटनी आइडियल थे, को आंध्र प्रदेश की राजनीति का असली हीरो बना दिया और उन्होंने शक्तिशाली रेड्डी समुदाय से शक्ति छीन ली, जो कि आंध्र प्रदेश की आबादी का 5% हिस्सा है।
उन्होंने 10 महीने के भीतर एनटी रामाराव को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने समुदाय के अमीर लोगों से करोड़ों और अरबों रुपए एकत्र किए रेड्डी समुदाय को आंध्रा की सत्ता के गढ़ से दूर रखने के लिए। एनटी रामाराव के निधन के बाद उनके जवाई श्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजनीति की शक्ति पर पकड़ बनाई। 1985 में हमारी संसद में उच्च जाति भाजपा के केवल 2 सांसद थे। उन्होंने रथ यात्रा के माध्यम से सवर्णों के विकास और हिंदुत्व सिंड्रोम और राम मंदिर के नारे लगाकर 5 से 6 साल के भीतर दिल्ली में सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि श्री कांशीराम और सुश्री मायावती का दलित नेतृत्व, जिन्होंने यूपी में निम्न जाति की चेतना का नेतृत्व किया और गाय बेल्ट के अन्य भाग और यूपी में भाजपा और कांग्रेस सरकारों को उखाड़ फेंका, जिन राज्यों में मुख्य रूप से मनुवादियों द्वारा 100 वर्षों तक शासन किया गया और हावी रहे, हम बंजारे यूपी के एससी के सबसे कमज़ोर और सबसे दबे हुए समुदाय से भी कोई सबक नहीं सीख सके। इस उदाहरण से किसी को सीखना चाहिए कि जाति सिंड्रोम चमत्कार कर सकता है। सत्ता की राजनीति में भले ही आप गरीब दलित समुदाय के क्यों ना हों, लेकिन यह सब उचित योजना, दृढ़ संकल्प और बलिदान के साथ ही संभव है। हाँ, हमारे कुछ नेताओं ने जातिगत सिंड्रोम पर बड़े धमाके के साथ शुरुआत की थी, लेकिन वह रास्ता भटक गए। बहुत अधिक पावर मॉन्गरिंग में असली मुद्दों पर काम करने से ज़्यादा बंजारों और दलितों को परेशान करने लगे। दिल्ली के शाही इमाम द्वारा जारी एक फतवा देश की हर नुक्कड़ तक पहुंचता है, एक ज्वालामुखी की तरह। आखिर तक और दूर तक रहने वाले मुस्लिमों तक 24 घंटे के भीतर और उसी का पालन किया जाता है और तुरंत पूरे राष्ट्र में लागू किया जाता है 12 से 24 घंटे की अवधि के भीतर। मैं पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी समुदाय को सलाम करता हूं, जो करीब 55 साल पहले भारत आया था। उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। आज यह सिंधी समाज भारत के सबसे धनी समुदायों में से एक है, जैसे अग्रवाल, बनिया, मारवाड़ी और दक्षिण के कोमाती। यह एक सख्त मेहनत करने वाला और संघर्षशील समुदाय है, जो कि मिस्र के फिनीशियंस की तरह एशिया से उठा है। आज सिंधी समुदाय अर्थचारे के हर क्षेत्र में है। राजनीतिक गतिविधियों में वे बहुत कम प्रतिशत में हैं, लेकिन आर्थिक शक्ति पर कब्जा करने के लिए इन्होंने अधिक ध्यान केंद्रित किया है। भवन निर्माण गतिविधियां, फिल्म निर्माण, आयात निर्यात व्यवसाय, प्रकाशन व्यवसाय और सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों में ये लोग शामिल हैं। उनकी आबादी हांगकांग से लेकर लॉस एंजल्स तक देखी जाती है, केवल इसलिए कि उनके पास गहरी सामुदायिक चेतना है, हिम्मत के गुण हैं, सभी बाधाओं के साथ साहस से लड़ रहे हैं और सभी उल्ट स्थितियों में डटकर खड़े हैं। भारत में पारसी समुदाय की आबादी बहुत कम है, लेकिन यह एक गुणात्मक आबादी कही जा सकती है, जिसने टाटा, गोदरेज, वाडिया और महान न्यायविद नानी पालकीवाला, सोली सुराबजी, नरीमन एवं कई और बुद्धिजीवियों को जन्म दिया है। मैं वास्तव में इस बात पर विचार करता हूं कि हम बजारे ये दावा करते हैं कि हम ही केवल ट्रांसपोर्टर या व्यापारी थे। ब्रिटिश राज और व्यापार भारत में आने से पहले और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। पिछले 3000 वर्षों से खाद्यान्न और ऐसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन और व्यापार बंजारों के हाथ में ही था। इन महान बंजारों के वह आनुवांशिक गुण अब कहाँ चले गए और बंजारों की वह नस्ल अब कहाँ चली गई? क्या ये आनुवांशिक गुण इस हद तक सूख गया है कि यह हमारे रक्त अणुओं से पुनः अंकुरित नहीं हो सकता और व्यापारियों के रूप में बंजारा समुदाय की वृत्ति को जागृत नहीं कर सकता? क्या हम लाचार, असहाय, बुद्धिहीन, गैर साहसी और गैर उद्यमी हैं?
कि आज हम देश में सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति के निचले पायदान पर आ गए हैं। हमारे महानतम नेता श्री वीपी नायक बंजारा समुदाय में जन्म लेते हैं और इस तरह के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं। यह पूरे बंजारा समुदाय की महानता और आनुवंशिक मूल्यों को नहीं दर्शाता है। कभी कभी या अन्य सभी को हमारे दिलों के मूल में टैप करना पड़ता है और कहते हैं कि इस शानदार, मनोरंजक, बहादुर और ऐतिहासिक समुदाय का क्या हुआ जो पिछले 3000 वर्षों से पैदल चलकर खाद्यान्न की आवश्यक वस्तुओं का परिवहन और व्यापार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के हर नुक्कड़ और कोनों में जाता था। क्या हम 200 साल की हमारी गहरी नींद से जाग सकते हैं जो कि ब्रिटिश व्यापार और राज के दौरान हुआ? निश्चित रूप से जो सबसे खराब था और एक बुरी बात थी हमारे बंजारा समाज के लिए। क्या हम इस गहरी नींद से नहीं जाग सकते और पूर्व ब्रिटिश काल की प्रतिष्ठा वापस ला सकते हैं? देश के बंजारों की इस स्थिति के बारे में मेरी सोच और विश्लेषण शायद गलत हो सकता है जो कि मेरे पास आया है। हमारे आम लोगों के बीच न केवल चलते हुए बल्कि अपने लोगों पर किए गए 46 साल के सामाजिक कार्य और शोध के अनुभवों से देश के बंजारा समाज के महान अग्रणी सुधारकों, राजनीतिक नेताओं और नायकों के साथ लगभग 3 पीढ़ियों यानी 5 दशकों के बीच कंधों से कंधा मिलाकर काम करने से मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ है। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 2 बहुत खतरनाक और विनाशकारी आदतें हैं जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। वो हैं दिग्गजों की तरह मांस खाना और ग्लूटन की तरह शराब को उड़ाना। यह बुरे काम मेरे समाज के लोग तब भी करते हैं जबकि वह इसे आर्थिक तौर पर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बंजारा एकमात्र समुदाय है जो दशहरा, दीपावली, रामनवमी और लगभग सभी हिंदू त्योहारों पर जानवरों की बलि देता है, जब हिंदू धर्म के सभी समुदाय शाकाहार का पालन करते हैं। लेकिन हम बंजारे जानवरों की बलि देते हैं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम तीसरे दिन कर्मकांड करते हैं। दिवंगत आत्मा के नाम पर एक जानवर की बलि देकर आप मुझे बता सकते हैं कि मांस खाने का काम पूरी दुनिया करती है, फिर अकेले बंजारों पर ही पिन पॉइंट क्यों? लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है कि बंजारों के बीच 2 अंतर्निहित आदतें अनुपात से बाहर हैं और उनके संसाधनों से परे हैं। इन 2 आदतों से हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। भले ही हमारे परिवहन के व्यापार की गिरावट के बाद और आय का स्तर नीचे तक गिर गया हो, फिर भी हम इन दोनों आदतों पर भीख मांगकर या उधार लेकर पैसा खर्च कर रहे हैं। हमें इस पहलू पर भी गंभीरता से सोचना होगा। इन 2 आदतों के बारे में ईमानदारी से अपने मन की बात रखने के लिए मुझे क्षमा करना दोस्तों, जो पिछले 5 वर्षों से ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में मेरे अनुभवों से बाहर है। हालांकि मैं इसमें कुछ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये बताना होगा कि इस देश का परिदृश्य जातिगत सिंड्रोम के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में कैसे बदल रहा है। इसलिए मुझे दृढ़ता से लगता है कि यदि हम खुद में जाति चेतना नहीं जगाते, समय के साथ नहीं चलते और प्रवृत्ति में विकसित नहीं होते हैं, तो हमारे लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि 50 से 100 साल तक पीछे रह जाएंगे, क्योंकि विकास और 21वीं सदी के वैश्वीकरण के दौर में प्रगति करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने के दिन हैं। साथ ही हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ जाति का प्रचार करने
और जातिगत कट्टरता बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बंजारों के हित की रक्षा के लिए मुझे जातिगत चेतना का प्रचार करना होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हमें जियो और जीने दो की नीति अपनानी होगी। हम यहाँ किसी के अन्य जातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को छीनने के लिए नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जाने नहीं देंगे या किसी को भी हमसे छीनने की अनुमति नहीं देंगे। हम किसी और को अपने पैरों पर उसके बूट की छाप नहीं छोड़ने देंगे। हम किसी और को अपने हितों का हनन नहीं करने देंगे और कोई हमें आहत या अपमानित नहीं कर सकता। तो यह था माननीय रंजीत नायक जी का वो भाषण जो उन्होंने मुंबई में दिया था 2003 में। जब वो भाषण लिखा था, वो उसकी डेट है 21 अप्रैल 2003। तो रंजीत नायक ने जो मन की बातें रखी, उनको यहाँ प्रस्तुत करने का मेरा जो आइडिया था वो ये था कि जितने भी लोग समाज सेवा के काम कर रहे हैं उनके लिए इन बातों को जानना आवश्यक है, और अगर वो इन बातों को ध्यान में रख करके अपना अगला काम करेंगे समाज की सेवा का, तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा ये चीज़ें जानकर। क्योंकि रंजीत नायक जी ने अपनी लंबी उम्र के तजर्बे में से ये सारी बातें कही हैं, अपने लोगों को बताई हैं कि ऐसा आज के युग में चल रहा है। तो मैं कमल धर्मसोत, जो कि आजकल अमेरिका के जो स्टेट कैलिफोर्निया है उसमें बेकर्सफील्ड शहर है, वहाँ रहता हूँ, और मेरा फ़ोन पे कई बार श्री रंजीत नायक जी से बात होती रही है, और लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि मैंने जब मैं वहाँ जाने का जो प्लान किया था वो उसमें ये शामिल था कि जो गोल्डन जुबली कार्यक्रम था उसको मैं देखना चाहता था। तो मैंने उस हिसाब से अपनी छुट्टी ले ली, लेकिन वो जो कार्यक्रम था स्थगित हो गया। पहले जो डेट थी मैं उसके ऊपर जा रहा था, तो इसलिए फिर मेरी बात वहाँ जाकर के भी हुई, इंडिया में जाकर के, कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। तो रंजीत नायक जी बोले कि मैं यहाँ दिल्ली आ रहा हूँ इतनी तारीख को, तो आप वहीं मुझे मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन दिल्ली उनका आना जो सेहत खराब होने की वजह से नहीं हो पाया, तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। ये मेरा दुर्भाग्य कहा जा सकता है, क्योंकि जब से ही मैंने अपनी होश संभाली है, और सबसे पहले मुझे ये एक जो उनका जो बंजारा या रोमा बंजारा के नाम से पहले मैगजीन निकालते थे, तो वो एक उसकी एक प्रति मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल गुलचरण सिंह जी थे, जिन्होंने बाबा मक्खन शाह लुबाना की किताब लिखी थी इंग्लिश में, और वो उनकी कोठी वहाँ जालंधर में थी। और मैं उनके पास जब गया, ये टाइम 1986 का था जब मैंने वो न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था। तो उसी वक्त मैंने अपना कुछ लिखने का प्रोग्राम बनाया था। तो मैं जब उनको 1986 में मिला, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलचरण सिंह जी को, तो उन्होंने मुझे उसकी एक प्रति, जो बंजारा पाक्षिक था उसकी एक प्रति दी, और वो प्रति जो है उसी को लेकर के मैंने तब बाजीगर चेतना नाम से एक मैगज़ीन निकाला था, और उसमें से काफ़ी मैटर जो मैंने वो जो बंजारा पाक्षिक था उससे लिया था। और वो जो पहली बार मुझे पता चला था कि हमारा जो ग्वार समाज है वो कितने नामों से जाना जाता है और कितनी कैटेगरियों में बांटा हुआ है। तो ऐसे करके मेरी जो इस तरफ आने की, समाज सेवा की तरफ आने की मेरी जो यात्रा थी, वो श्री रंजीत नायक जी की बदौलत कह सकते हैं,
भाई उन्हीं की मतलब उनको देख करके मैं आगे बढ़ा हूँ। और फिर जब मैं इधर अमेरिका में आ गया तो यहाँ आकर के मैंने वेबसाइट के ज़रिए पहले guardsofIndia.org और फिर banjaratimes.com के ज़रिए मैंने लोगों से जुड़ने की कोशिश की। तो ये मेरी यात्रा जो है उनकी जो बनाई हुई एक राह थी उस पे चलने की यात्रा है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि रंजीत नायक जी के बाद और कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे समाज में उसी भावना से काम कर रहा है। तो मुझे हमारे काशीनाथ नायक जी याद आते हैं कि जैसा काम किसी वक्त रंजीत नायक जी ने ग्वार समाज के लिए क्या किया था, वैसा काम ही आज की डेट में हमारे काशीनाथ नायक जी कर रहे हैं। और मैं इन दोनों शख्सियतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ निजी तौर पर भी, और उनके काम को देखकर मैं इन दोनों शख्सियतों के काम को सलाम करता हूँ। तो और कुछ ना कहते हुए मैं अपने जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सभी को ये मैं बेनती करूँगा कि उनका ये जो मैंने एक आर्टिकल जो उनकी भावनाओं को बयान करता है, मैंने आपको सुनाया है, वो आप उसको ध्यान से सुने और उसके बारे में जो अपना जो आपका प्लान है काम करने का उसके अनुसार उसको रखें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो इतनी लंबी ये वीडियो देख सके हैं। तो आप सभी को जय ग्वार, जय सेवालाल।